हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अभी तक हम लोग जो है मोनेरा किंगडम की बात कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने जो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। इसमें हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल, इन दोनों को हम लोगों ने जो है स्टडी कर लिया था। अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं बेटा। थर्ड जो आता है हमारा सरफेस अपेंडेजेस। ठीक है, सरफेस अपेंडेजेस में क्या क्या आता है? फ्लैजिला और फिम्ब्रे। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये हमारे फ्लैजिला है। ठीक है, और जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमको दिख रहे हैं वो फिम्ब्रे होंगे। ठीक है, यहाँ डायग्राम में जो है वो लेबलिंग नहीं किया है फिम्ब्रे का, बट जो ये दोनों सरफेस अपेंडेजेस है। ठीक है, दोनों का क्या फंक्शन है हम देख सकते हैं। फ्लैजिला का फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है। Flagella are long, fine, wavy, filamentous appendages that produced through the cell wall responsible for motility of bacteria। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? फ्लैजिला मोस्टली ये जो है मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए काम करेंगे। उसके बाद दे आर मच थिनर देन द फ्लैजिला और सीलिया ऑफ यूकैरियोट। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो यूकैरियोट के फ्लैजिला से थोड़ा पतला होगा, थिन होगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हम बोल सकते हैं बिटवीन फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट, क्योंकि मोनेरा जो है वो सारे प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में फ्लैजिला में जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला थिन होगा और यूकैरियोट का फ्लैजिला जो है वो थिक होगा। ठीक है, सेकंड, द एंटायर फ्लैजिलर apparatus मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रीजन। ठीक है, इसमें 3 रीजन होंगे। बेसल बॉडी, ठीक है, जिससे वो फ्लैजिला बॉडी में जुड़ा, बैक्टीरिया की बॉडी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हुक, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, मान लो कोई चीज है, मान लो ये उसकी बॉडी है और इस पे मुझे ये फ्लैजिला घुसाना है। ठीक है, तो जो अंदर पार्ट है, जो अंदर फंसा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी। फिर जो इसमें मेम्ब्रेन को, ट्रांस मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन में से पास हो रहा है, दैट इज हुक। और जो बाहर निकला हुआ है, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, वो है फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद बेसल बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोर्शन ऑफ फ्लैजिलम एंड हैज 4 रिंग्स। इसमें 4 रिंग होंगी, L, P, S and M। Only 2 rings are present in ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव में ये 4 रिंग होगी बेसल बॉडी में, और ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग होंगी। ये एक डिफरेंस हो गया ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव के फ्लैजिला के बीच में। L and P ring in cell wall constitute distal set, while S and M ring are present in plasma membrane। ठीक है, तो L और P रिंग जो है वो पीछे की तरफ होंगे और S और M रिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल सेट बनाएंगे, जो आगे वाला सेट बनाएंगे। ठीक है, डिस्टल मतलब पीछे, प्रॉक्सिमल मतलब आगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो है हमारा प्रॉक्सिमल सेट बन गया। ठीक है, जिसमें S और M रिंग है, और डिस्टल रिंग जो है वो पीछे वाला, ये हमारा L और P रिंग। ठीक है, तो ये 4 रिंग होंगी ग्राम नेगेटिव में, और ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ ये इसकी जगह पे 2 रिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये S और M जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है, और ये जो है सेल वॉल पे है, और ये जो है हुक जो है इसको जोड़ रहा है बेसल बॉडी से। तो बेसल बॉडी इस तरीके से, जैसे कोई भी चीज आपको अगर वॉल में लगाना है, ठीक है, हम किसी चीज को ड्रिल करके लगाते हैं वॉल में, तो वो जो ड्रिल करके जो वॉल के अंदर चला जाता है, दैट इज द बेसल बॉडी। जो ये जो पार्ट है जो फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, दैट इज हुक, जो उसे मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो उसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और फाइनली जो पीछे का पोर्शन होगा, टेल लाइक पोर्शन होगा, वो कहलाएगा फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद फिलामेंट किसका बना है? मेड अप ऑफ आइडेंटिकल स्फेरिकल सब यूनिट ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड एज फ्लैजिलिन। ठीक है, तो फिलामेंट एक प्रोटीन का बना है जिसका नाम है फ्लैजिलिन। Longitudinal chains of flagellin molecules run longitudinally around each other to form a wavy helical और rope-like structure। ठीक है, तो बहुत सारे फ्लैजिलिन जुड़ के एक रोप, जैसे एक रोप अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे धागे होते हैं, वैसे ही एक फिलामेंट में बहुत सारे फ्लैजिलिन के जो है स्ट्रक्चर्स होंगे, जो आपस में जुड़े होंगे, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन उसको, फ्लैजिला को कट करके देखेंगे तो हमें बहुत सारे फ्लैजिलिन मॉलिक्यूल्स उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लैजिला। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियोइड। हमको पता है मोनेरा में, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, वो प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, तो उनकी न्यूक्लियस की जगह पे जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या फिर उसके 3 और भी नाम है, प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोट बोलते हैं। ठीक है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए।
ठीक है, एक डीएनए का बना है, एक ही डीएनए होगा, ठीक है, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम, इसके अंदर ऐसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है डीएनए होगा, फोल्डेड विद द हेल्प ऑफ आरएनए टू फॉर्म ए सर्कुलर रिंग, और ये सर्कुलर रिंग में बना होगा, ठीक है। डीएनए हैज नो फ्री एंड्स, ठीक है, हमारा क्रोमोसोम जो है वो लीनियर है, मतलब उसके दो एंड होंगे, इधर से शुरू इधर पे खत्म, बट ये सर्कुलर है, सर्कुलर कोई भी चीज है तो उसका कोई एंड नहीं होगा। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर एब्सेंट होंगे जो कि यूकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कभी कभी ऑफन बैक्टीरियल क्रोमोसोम हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल क्रोमोसोम होगा ऑल बैक्टीरियाज में, और यूकैरियोट्स में जो है अलग अलग तरह के क्रोमोसोम हो सकते हैं, जैसे किसी प्लांट में 8 है, किसी एनिमल में 10 है, ह्यूमन में जो है 46 क्रोमोसोम हर सेल में होते हैं, या फिर 23 पेयर्स, सबका दो दो कॉपी होता है। टर्म प्लाज्मिड, उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मिड, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियोइड है उसके अलावा भी एक डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो वो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका जो टर्म है वो दिया लीडरबर्ग एंड हेज ने, दीज आर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नॉन एसेंशियल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड फ्री नेक डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो बैक्टीरिया का है वो तो मेन फंक्शन करेगा, उसके अलावा एसेसरी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे आप मोबाइल है, तो मोबाइल है चार्जर, ये तो प्राइमरी हो गए, बट उस पर कवर लगा रहे हो, कुछ ईयरफोन ले रहे हो, उसके ऊपर वो टेम्पर्ड ग्लास लगा रहे हो, ये सारे एसेसरी है, नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, बट मोबाइल एंड चार्जर आर प्राइमरी। उसी तरीके से जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो प्राइमरी है, वो होगा तो ही काम चलेगा। प्लाज्मिड अगर नहीं भी है और निकाल भी दिया तो काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मोबाइल में से अगर आपने कवर हटा दिया तो मोबाइल चलेगा, बट कवर से क्या फायदा होता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वैसे ही प्लाज्मिड भी उस बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंटीबायोटिक से, कुछ केमिकल से। तो प्लाज्मिड जो है वो एक एक्स्ट्रा, जैसे मोबाइल पे कवर का काम कर रहा है, वैसे ये एक तरीके से कवर का काम, कवर तो नहीं बोल सकते यहाँ पर हम, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, कुछ ऐसा प्रोटेक्शन देता है जो बैक्टीरिया खुद से नहीं ले पाता, ठीक है। The genes present on them have no vital role in survival and growth of bacteria. बैक्टीरिया के जीने मरने वाले कोई काम नहीं करता वो, ठीक है, उनका कोई रोल नहीं है। These perform autonomous replication, ये खुद रेप्लिकेट, खुद की कॉपी खुद बनाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कर रहे थे, वैसे ये खुद की कॉपी खुद बनाते हैं। If plasmid temporarily integrate with bacterial chromosome, अगर ये जो प्लाज्मिड वाला डीएनए है ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है, तब उसे हम बोलते हैं एपिसोम, ठीक है, ये कभी कभी होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड यहाँ पे, ठीक है, बेसिक यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड हम देखते हैं। फर्स्ट है एफ प्लाज्मिड, इट फॉर्म्स सेक्स पाइलस एंड रिस्पांसिबल फॉर प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन और फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर, ठीक है। अगर दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं और अपना डीएनए एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एफ प्लाज्मिड, ठीक है, या फिर ये फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर प्लाज्मिड भी कहलाता है, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया के पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो दूसरे को देना चाहता है, तो एफ प्लाज्मिड के थ्रू कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब दो आपस में जुड़ जाएंगे, ट्यूब, दोनों बीच में एक ट्यूब बनेगा, एक ब्रिज बन जाएगा, तो इसका डीएनए निकल के उसमें चला जाएगा या फिर उसका डीएनए निकल के इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है एफ प्लाज्मिड, ये फर्टिलिटी फैक्टर का काम करता है। उसके बाद है आर प्लाज्मिड, दीज प्लाज्मिड हैव रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। आर प्लाज्मिड के पास ऐसी जीन्स है जो रेजिस्टेंस देते हैं, जैसे हम लोग ने देखा बहुत सारे बैक्टीरिया है, हम एंटीबायोटिक खाते नहीं मरते, मतलब उनके पास ये आर प्लाज्मिड है, वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, वो नहीं मरता उससे, ठीक है। तो हम क्या, डॉक्टर क्या करता है, दूसरा कोई एंटीबायोटिक देता है जिसका आर प्लाज्मिड उसके पास नहीं होगा और वो उससे मर जाएगा, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो पेनिसिलिन से नहीं मरते क्योंकि उन्होंने आर प्लाज्मिड डेवलप कर लिया है अपने अंदर। उसके बाद कोआई प्लाज्मिड, जीन्स ऑफ दिस प्लाज्मिड आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉल्चिसिन, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया, जैसे ह्यूमन एक दूसरे को मार रहा है कि ये तो ये जगह तो मेरी है ना, कश्मीर मेरा है, तो पाकिस्तानी इंडियंस को मार रहे हैं, इंडियंस पाकिस्तानी को मार रहे हैं, वैसे ही बैक्टीरिया के लिए भी जमीन की लड़ाई है। मान लो तुमने एक ब्रेड रख दिया, एक रोटी का टुकड़ा रख दिया, उस पर दो बैक्टीरिया आ गए, अब दोनों में लड़ाई होगी कि ये नहीं, ये तो पहले मैं आया था, वो बोलेगा नहीं पहले मैंने देखा था,
तो वो दोनों भी आपस में ये केमिकल के थ्रू लड़ते हैं। ये एक बैक्टीरिया कॉलचिसिन जो है रिलीज कर देगा, जिससे खुद नहीं मरेगा, ठीक है, वो बैठ गया रोटी के ऊपर और उसने अपने कॉलचिसिन वहां पर रिलीज कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा, दूसरा कोई बैक्टीरिया उस पर ग्रो नहीं हो पाएगा, तो वो पूरा एरिया उसका, वो पूरी रोटी उसकी हो गई। तो वो जब खाएगा मल्टीप्लाई करता जाएगा, उस पूरी रोटी को पचा जाएगा, ठीक है। तो समझ गए सीओआई प्लाज्मिड का क्या फंक्शन है। ये कुछ ऐसे केमिकल बनाने में हेल्प करता है जिससे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। बैक्टीरिया की आपस में भी लड़ाई चल रही है और हमारे साथ भी लड़ाई चल रही है, ठीक है। उसके बाद है टीआई प्लाज्मिड। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का एक बैक्टीरिया होता है, सॉइल बैक्टीरिया ये, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। अगर किसी प्लांट को हमें जेनेटिक इंजीनियर करना है, मान लो मैंगो के प्लांट में जो है मुझे टोमेटो उगाने हैं, टोमेटो के प्लांट में मैंगो उगाने हैं, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसमें ये प्लाज्मिड हेल्प करता है। मैंगो की इंफॉर्मेशन, मैंगो की जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर पीपल प्लांट में भेजनी है तो इस प्लाज्मिड के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। तो पीपल प्लांट की कुछ इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मैंगो प्लांट में डालनी है तो इसके थ्रू डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये प्लाज्मिड हेल्प करता है। तो इससे हम लोग जो है हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। आप नेट पे देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लांट का जेनेटिक प्लांट हम लोगों ने बना लिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हमने बना लिए, ठीक है। उसके बाद है डीजेनरेटिव प्लाज्मिड ऑफ स्यूडोमोनास पुट्रिडा हेल्प्स टू डिकम्पोज हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम इन ऑयल स्पिल्स, ठीक है। तो जो स्यूडोमोनास पुट्रिडा एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, उसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव प्लाज्मिड, ठीक है। तो मान लो कोई शिप है, वो ऑयल लेके जा रहा है, ठीक है। वो शिप जो है वो ऑयल लेके जा रहा है और वो समुद्र में पलट जाता है, ओशियन में वो पलट जाता है। तो क्या होगा, ऑयल और पानी तो मिक्स होगा नहीं, तो ऑयल जो है पूरे समुद्र की लेयर के ऊपर फैल जाएगा। अब जब ऑयल ऊपर, अगर आप ग्लास में देखो, ग्लास में आप ऑयल का 3-4 बूंद डाल के देखो तो क्या होगा, ऑयल का लेयर ऊपर रहेगा, पानी नीचे, ठीक है, मिक्स नहीं होगा। तो ओशन में क्या होगा, जब ऑयल का ऊपर लेयर बन जाएगा तो नीचे जो एनिमल्स रह रहे, फिश रह रही है, वो सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है, उनको सांस लेने में दिक्कत होगा। तो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर के थ्रू या दूसरे शिप के थ्रू इस बैक्टीरिया को वहां पे स्प्रे कर देते हैं कि वो जो ऑयल जो फैला हुआ है पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, उसको ये खा जाता है, उसको डिग्रेड कर देता है, तो वो एरिया साफ हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऑयल में कोई टैंकर जा रहा है, ऑयल का टैंकर जा रहा है शिप पे पानी में, और वो पलट जाता है, आपस में टकरा जाते हैं टैंकर, ऐसा हुआ है बहुत बार, ठीक है। तो वो एरिया जो है उसका हैबिटेट, वहाँ की फिश जो है, बाकी एनिमल जो है, एक्वेटिक एनिमल्स, वो मर ना जाए, एक्वेटिक प्लांट्स ना मर जाए, एल्गी ना मर जाए, इसलिए हम लोग इस बैक्टीरिया को यूज करते हैं, जिससे वो उस ऑयल को जो है डिग्रेड कर देता है और कंडीशन पहले जैसी नॉर्मल हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। कि बैक्टीरियल जो है रेस्पिरेशन करता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, हमको सांस लेते समय कौन सा चाहिए, गैस, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जी सकते। वैसे ही रेस्पिरेशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एरोब्स एंड एनारोब्स, ठीक है, एरोब्स एंड एनारोब्स, ठीक है। अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्लिगेट एरोब, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब सिर्फ और सिर्फ वही करेगा, एरोब ही रहेगा वो, ठीक है। दीज बैक्टीरिया कैन लिव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज दे पोजेस द एंजाइम सिस्टम फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली, ठीक है। ये बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एरोब जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो होंगे, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो दे कैन नॉट रिस्पायर और उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है बैसिलस सबटिलिस, ऑब्लिगेट एरोब, ठीक है। तो ऑब्लिगेट एरोब मतलब जो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिएंगे, ऑक्सीजन नहीं हुआ तो मर जाएंगे, हमारी तरह, वी आर ऑब्लिगेट एरोब। दूसरे टाइप के बैक्टीरिया है फैकल्टेटिव एनएरोब, ठीक है। दे नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली, ठीक है, नॉर्मली ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जीते हैं, बट अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो एनएरोबिक कंडीशन में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इफ sufficient oxygen to sustain aerobic respiration is not available in the environment, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्यूडोमोनास, ठीक है। तो ये फैकल्टेटिव मींस 2 in 1 कंडीशन इनके पास, ठीक है। उल्टा भी होने वाला है, इसलिए हमको यहाँ पे याद रखना है, फैकल्टेटिव एनारोब मतलब जो नॉर्मली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जीता है, नॉर्मली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जीता है,
बट अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जी लेगा। ठीक है, समझ गए? क्योंकि नीचे जो है फैकल्टेटिव एरोब भी आने वाला है, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो। तो फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब मतलब नॉर्मली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बट ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जी सकता है। ठीक है, ऑब्लिगेट एरोब जो हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा वो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। दूसरा फैकल्टेटिव एनारोब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नॉर्मली बट ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जी सकता है। थर्ड है हमारा स्ट्रिक्ट एनारोब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही जिएगा, ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको, अगर ऑक्सीजन हुई तो वो ग्रो नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो कि फूड पॉइजनिंग करता है। ठीक है, कभी कभी गंदा खाना खा के वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं स्ट्रिक्ट एनारोब, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ग्रो होगा। ठीक है, लास्ट है फैकल्टेटिव एरोब, ये नॉर्मली ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो होंगे, जब ऑक्सीजन नहीं है तब ग्रो होंगे, बट अगर ऑक्सीजन थोड़ी बहुत आ भी गई तो भी ये ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो फैकल्टेटिव एनारोब और एरोब में डिफरेंस हमको समझ लेना है। एनारोब मतलब जो नॉर्मली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है बट फैकल्टेटिवली ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रो हो सकता है। और फैकल्टेटिव एरोब मतलब नॉर्मली एनारोबिकली ग्रो होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो होता है, बट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्रो हो सकता है। इसका एग्जांपल है क्लोरोबियम जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया था जिसमें ये टाइप्स थे, यू बैक्टीरिया जिसमें ऑटोट्रॉफ्स हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग देखते हैं जरा। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं, इसमें दो तरह के हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ये ऑटोट्रॉफ मीन्स खुद अपना एनर्जी बनाएंगे, खुद अपना खाना बनाएंगे। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन से हैं? जैसे कि एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। दे हैव ए क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट जैसा इनके पास क्लोरोफिल होता है जिससे ये सनलाइट को यूज करके अपना एनर्जी फूड बना सकते हैं। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, मीन्स अकेले हो सकते हैं, कॉलोनी बना के रह सकते हैं, और इस तरीके से फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ठीक है, मैराइन मतलब नमक के पानी में हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। ठीक है, ऊपर एक शीट होता है, जेली लाइक शीट होता है जो उसे प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। हमने देखा है कि कोई पॉन्ड होता है, नदी होती है, उसके ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रो हो जाते हैं, गंदे पानी के ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लूम। ठीक है, तो वाटर बॉडीज के ऊपर ब्लूम बनाते हैं। सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर हेट्रोसिस। ठीक है, इनके पास कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेट्रोसिस, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, प्लांट को ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले सकता। नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट, N2 की फॉर्म में वो उसे नहीं ले सकता। तो ये बैक्टीरिया हेट्रोसिस्ट की मदद से नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो प्लांट इनके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रखता है। ठीक है, ये एग्जांपल है एनाबीना। ठीक है, ऑसिलोटोरिया, नॉस्टॉक, ये सारे बैक्टीरिया जो हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स हैं। इनको मोस्टली हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। They oxidize inorganic substance such as nitrate, nitrites and ammonia and use the release energy for their ATP प्रोडक्शन। तो कीमोसिंथेटिक जो है वो केमिकल को यूज करके, केमिकल उनका खाना है। केमिकल क्या क्या? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। ठीक है, तो इन केमिकल को यूज करके वो अपना खाना बनाते हैं। वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, बट किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, केमिकल को डाइजेस्ट करके ये अपना एटीपी बना लेते हैं। ठीक है, दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ गए? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्टली जो बैक्टीरिया हमारे आसपास है वो हेट्रोट्रोफिक है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे बॉडी के ऊपर है। तो हमारे स्किन सेल में से खाना लेते हैं, बॉडी के अंदर है तो हमारे इंटेस्टाइन में से खाना लेते हैं। ठीक है, और मोस्टली डीकम्पोजर्स होते हैं, मतलब
जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको जो है ये डिग्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर अप कर ली, ठीक है, किंगडम मोनेरा की। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ लेना है, नोट्स बना लेने हैं, फिर हम लोग आगे जो है इसको और कंटिन्यू करेंगे और फिर हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।